हाय व्यूअर्स, दिस इज हमासन और व्यूअर्स हम स्क्रीन प्ले राइटिंग क्लासेस को देख रहे हैं और हमने अब तक करैक्टरिस्टिक मोमेंट्स को देख लिया था, नीड्स और वांट्स को देख लिया था। जो हमने अपने ये जो लेक्चर्स हमारे करंट चल रहे हैं और हमने कोई डिसीजन भी किया था कि देखेंगे कि इसको अब हमने आगे चलाना है या इसमें हम कोई चेंजेस लेकर आएँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने सोचा कि एक दो टॉपिक्स रह गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और हमें वो करने चाहिए, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है द नेगेटिव आर्क। और नेगेटिव आर्क के बारे में भी बहुत ज़्यादा बात की जाती है, लेकिन ज़्यादा बात आपको बहुत ज़्यादा स्टफ़ जो है वो नहीं मिलता जब भी आप इंटरनेट पर जाते हैं। तो आज की क्लास में व्यूअर्स हम नेगेटिव आर्क को देखेंगे। और अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं, अभी ज़्यादा तो हमने ज़्यादा पॉजिटिव आर्क को ही पढ़ा है, और जो जो पॉइंट्स हमने पॉजिटिव चेंज आर्क के लिए देखे थे व्यूअर्स, वही नेगेटिव चेंज आर्क में पॉइंट्स हुई हैं। जो प्लॉट के पॉइंट्स हैं या करैक्टरिस्टिक मोमेंट्स हैं जो भी हैं, वो सब कुछ आपके पॉजिटिव चेंज आर्क के ही हैं। लेकिन इसमें जो नेगेटिव आर्क की अपनी डेफिनेशन है और उसकी जो टाइप्स हैं, उनको देखकर हमने चलना है कि हम किस कैटेगरी को पहले जो है वो करना चाहेंगे, या हम सारी कैटेगरीज़ को हम ग्रिप करना चाहते हैं और तीनों को ही लिखना चाहते हैं। तो आइए व्यूअर्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि लोग हैप्पी एंडिंग को पसंद करते हैं, और हमने देखा है कि हैप्पी एंडिंग जो है वो लोग जो है उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हम जब पॉजिटिव आर्क में स्टोरी को लिख रहे होते हैं और ऑडियंस को देख रही है, या अगर आपने कोई नावल लिखा और रीडर्स को पढ़ रहा है, तो हम जब अपने मेन कैरेक्टर्स को कॉन्फ्लिक्ट्स में डालते हैं तो हमारी जब एम्पैथी उनसे बन जाती है, तो हम चाहते हैं कि कैरेक्टर जो है वो हासिल कर पाए जो वो चाहता है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि कैरेक्टर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसकी नीड होती है, बजाय इसके कि उसका वांट क्या है। अब व्यूअर्स, अगर मैं आज आपको ये बताऊं तो आपको शायद थोड़ी सी हैरत भी होगी कि नीड और वांट्स कई किस्म की होती हैं। एक तो हमने वो 5 पढ़ी थी नीड्स, और मैंने आपको कहा था कि आप इससे अपना इंटरनल आर्क बनाएं। अगर आप वो मेरा लेक्चर देख पाएँ, जिसमें हमने देखा था कि कौन सी 5 अनमेट नीड्स होती हैं कैरेक्टर की, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। और चूँकि वो एक हमारा इनिशियल लेक्चर था नीड के बारे में, तो अब चूँकि हम अपनी क्लासेस में बहुत आगे की तरफ चले गए हैं, तो अब हम इसको ये समझते हैं कि ये क्लासेस अब इंटरमीडिएट लेवल के उस पर चली गई हैं, और इसका जो फिर हम इसको एडवांस लेक्चर्स में भी लेकर जाएंगे कि जो फिर हम पिक एंड चूज़ करेंगे उन टॉपिक्स को। अब ये जो हमारी नीड्स और वांट्स हैं, इसकी कई किस्में हैं, लेकिन आज का वो मेरा लेक्चर नहीं है, उसको आज हम नहीं देखेंगे। उसको फिर हम जब स्टोरीज़ में के लेक्चर्स में तरफ जाएंगे, और मेरा ख्याल में कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम कैरेक्टर्स को डेवलप करने जाएंगे। वो एक अगेन एक ह्यूज टास्क है और डिफ़िकल्ट टास्क होता है कैरेक्टर्स को डेवलप करना और अपने स्टोरी पर बैठाना और अपने प्लॉट के साथ उसका कैरेक्टर आर्क बनाना जो है वो अपनी जगह पे एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, और जो है मुश्किल भी है। एनी हाउ, आज के लेक्चर्स में हम जो जिक्र कर रहे हैं नेगेटिव आर्क की, तो व्यूअर्स कम ही लोग चाहते हैं कि हमारी हैप्पी एंडिंग ना हो। लेकिन बड़े बड़े राइटर्स ने ट्रेजेडीज़ लिखी हैं। शेक्सपियर ने ट्रेजेडी लिखी है, चार्ल्स डिकेंस ने ट्रेजेडी लिखी हैं, बहुत सारे राइटर्स ने हमारी ट्रेजेडीज़ लिखी हैं और वो बड़ी बड़ी कामयाब भी रही हैं। इस तरह अगर हम अपनी फ़िल्मों में देखें तो ट्रेजेडीज़ जो हैं वो कई दफ़ा में मिल जाती हैं। एकदम जो फ़िल्म मुझे याद आ गई, इंडियन फ़िल्म, और एक ज़माने में मुझे बड़ी पसंद भी थी एक दूजे के लिए, और पुरानी फ़िल्म है, शायद 80s की फ़िल्म है, कमला हसन की। तो उसमें अगर आप देखें तो दोनों का जो है वो मिलन नहीं हो पाता और दोनों मारे जाते हैं। तो ट्रेजेडी थी और एक अच्छी फ़िल्म थी। उसके कैरेक्टर आर्क्स अच्छे बने हुए थे। वो तो मैंने कहा कि जब हम अगर
आगे जब ये क्लासेस चलेंगी तो कुछ फिल्मों को हम इंडियन पाकिस्तानी फ़िल्मों को हम क्रिटिकली देखेंगे या ड्रामास को हम क्रिटिकली उसका भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन ये बात की बातें हैं। एनी हाउ नेगेटिव आर्क में व्यूअर्स अब क्या हमें लिखना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज अ राइटर आपको सोचना है कि यार अगर मैंने नेगेटिव आर्क में अपनी स्टोरी को लिखा तो यार कहीं मेरा बेड़ा गर्क ना हो जाए, यार प्रोड्यूसर कहेगा यार ये क्या ले आए हो। ऐसी बात नहीं है। यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस कि आपकी स्टोरी क्या है। ये देखें, बात यह है कि वो ना बेतुकी चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप एकदम पॉजिटिव लिखते लिखते एकदम आपके जहन में नहीं यार इसका एंडिंग जो है ना मैं ट्रेजिडी कर देता हूँ, ऐसा नहीं करना। आपने सोचना है। इस पर हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि हमारे कैरेक्टर आर्क क्या हो सकते हैं। जब कोई आइडिया आता है तो उसके कैरेक्टर आर्क क्या बन सकते हैं, हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एक आइडिया है तो आपने कहा यार ये तो बस जो है इसमें नेगेटिव आर्क लगे, नहीं, मैनिपुलेट किया जा सकता है। एनी हाउ ये बात के लेक्चर्स की बात है, सॉरी नेक्स्ट ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देख लेंगे। अब हमने ये देखना है कि नेगेटिव आर्क की स्टोरीज़ क्या अच्छी होती हैं, बिल्कुल बहुत पावरफुल होती हैं, अनपैरेलल्ड होती हैं, और मतलब जो है वो ऐसे इमोशनल इम्पैक्ट्स पैदा कर सकती हैं जो समटाइम आपके पॉजिटिव आर्क की स्टोरीज नहीं कर सकती। तो नेगेटिव आर्क कहता क्या है? नेगेटिव आर्क ये कहता है कि एक कैरेक्टर ने जब अपना जर्नी स्टार्ट किया तो वो जिस स्टेज पे था, स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे था, उससे वो वर्स प्लेस पर एंड होगा। और दूसरी चीज़ है कि हो सकता है कि वो अपने साथ 2-3 को डुबो भी ले तो ये नेगेटिव आर्क है, यानी कि सिर्फ अपने तक ही इम्पैक्ट नहीं है, यानी कि बहुत चांसेस हैं कि यू विल टेक साथ ऊपर हीरोइन। मैंने आपको फिल्म की एग्जांपल दी एक दूसरे के लिए में, तो हीरोइन भी गई, हीरो भी गया, तो 2 कैरेक्टर्स का हमने देखा डिमाइस हुआ और बड़ा ट्रेजिडिक हुआ, तो वो ट्रेजिडी एंड था। इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि इसके 2 पार्ट्स हैं। एक तो ये कि आपने उस वर्स पोजीशन पे तो आएंगे जो आपने इनिशियल आपकी स्टेट थी जहाँ पे आपने अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट किया, तो उससे वर्स्ट प्लेस पे आप एंड करेंगे, लेकिन चांसेस ये हैं कि आप किसी और को भी उसका भी साथ बड़ा गर्क करें। एनी हाउ ये तो हमारे नेगेटिव आर्क की एक डेफिनेशन थी। अब हम देख रहे हैं कि ये जो नेगेटिव आर्क है वो मैं अगेन कह चूजिंग वाली बात को भी हम छोड़ें कि इसको चूज़ करना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा कि ज़रूर करना चाहिए, और सम टाइम ट्रेजिडीज़ जो हैं वो आपकी पॉजिटिव आर्क से बड़ी स्टोरीज बन जाती हैं। रोमियो और जूलियट, मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ग्रेट लव स्टोरी कौन सी थी, तो मेरा ख्याल में चंद जो नाम आपके जहन में आएंगे उसमें से टॉप पे आपकी शेक्सपियर की रोमियो और जूलियट है, तो वो ट्रेजिडी थी। तो इसी तरीके से आपने जब अपनी स्टोरी को लेना है तो आप बिल्कुल ना हिचकिचाएं कि कैसे आप उसकी ट्रेजिडी को बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर मैं बताऊं कि नेगेटिव आर्क की 3 किस्म की शक्लें बन सकती है, 3 किस्म की शक्लें बन सकती हैं या 3 मैनिफेस्टेशन हो सकती हैं, अनलाइक पॉजिटिव आर्क एंड फ्लैट आर्क जिनकी मैनिफेस्टेशन एक ही होती है। तो वो 3 मैनिफेस्टेशंस क्या हैं? तो पहली है दी डिसइल्यूजनमेंट आर्क। कैरेक्टर एक लाई पे बिलीव करता है, जैसे आपने पॉजिटिव आर्क में कहा, उसको वो ओवरकम भी कर लेता है जैसे कि आपको पॉजिटिव आर्क में भी पता था, लेकिन जो न्यू ट्रुथ उसको सामने आता है वो बड़ा ट्रैजिक होता है। अब देखना कितना खूबसूरत है कि पॉजिटिव आर्क में आपकी एक ही मैनिफेस्टेशन थी कि आपने स्टार्ट किया एक लाई से, और फिर आपको रियलाइज़ हुआ और आपने ट्रुथ को एम्ब्रेस कर लिया। यहाँ पर यह कि आप ट्रुथ को एम्ब्रेस कर लेते हैं, लेकिन ट्रुथ बड़ा ट्रैजिक है। ओके, इसकी एग्जांपल में द ग्रेट गैट्सबी, इसके ये नावल भी है, इस पर फिल्में भी बनी हैं। इसको जैसे मैंने कहा कि अगर इस आर्क को आप देखें तो ये पॉजिटिव आर्क से कोई डिफरेंट, बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि नेगेटिव आर्क उस तरह नहीं है तो ये कोई गलत बात नहीं होगी, मतलब इट्स इज नॉट ट्रूली ए नेगेटिव आर्क, यानी कि आप पॉजिटिव आर्क की तरह इसमें भी आप ट्रुथ की तरफ जा रहे हैं, आपको ट्रुथ रिवील भी हो गया और वो आपकी लाइफ को बेटर भी करता है। लेकिन जो स्टोरी है वो डाउनर है ना। बात स्टोरी की आ गई है, तो यही आर्क स्टोरीज और आपको आर्क स्टोरीज होती हैं, तो यानी कि चीज़ें वही जा रही हैं जो पॉजिटिव आर्क की तरह है, लेकिन डिसइल्यूजनमेंट आर्क में जो कि नेगेटिव आर्क की एक मैनिफेस्टेशन है, उसमें अगर हम देखें तो आपकी स्टोरी विल बी अ डाउनर, यानी कि आपने ट्रुथ को भी परसीव कर लिया लेकिन वो ट्रुथ की बड़ा ट्रैजिक है। तो
कैरेक्टर का जो पॉजिटिव आउटलुक था वो नेगेटिव आउटलुक की तरफ चेंज हो गया, और ये कि जो ट्रुथ उसके सामने आया वो कोई रोजेज़ नहीं है, वो कोई फूल उसके रास्तों में नहीं है, बल्कि बड़े हार्ड किस्म के शायद पत्थर हैं। दूसरा व्यूअर जो हमारी मैनिफेस्टेशन है उसको हम कह सकते हैं, दूसरी मैनिफेस्टेशन जो है हमारी नेगेटिव आर्क की, उसको हम कहते हैं द फॉल आर्क। इसमें व्यूअर्स कैरेक्टर लाई पे बिलीव करता है, फिर उस लाई के साथ चिपक जाता है, क्लिंग कर लेता है, जुड़ जाता है, बस नया जो ट्रुथ उसको रिवील होता है उसको रिजेक्ट कर देता है, और फिर वो उस लाई को बिलीव करना शुरू कर देता है। तो ये हमारा फॉल आर्क है, और इसमें एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बहुत क्लासिक फिल्म वुदरिंग हाइट्स जो भी एक नावल के साथ बनाई गई थी, तो इसमें जो आपकी ज़्यादा ट्रेजिडीज होती हैं ना वो इसी आर्क में आ रही होती हैं, ये जो आपका फॉल आर्क है। तो पॉजिटिव आर्क में तो व्यूअर्स ये था ना कि वो लाई को बिलीव करके उसको ओवरकम करके उसमें चेंज आ जाती है, लेकिन इसमें ये होता है कि वो ट्रुथ को पहचान लेता है, ठीक है, लाई के साथ वो जुड़ा रहता है और वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। जब वो मानने के लिए तैयार नहीं होता तो वो डीपर अपनी परेशानियों में गिर जाता है, और यही वजह है कि अपने उसके साथ के जो साथी होते हैं या जिन पर उनकी लाइफ का इम्पैक्ट होता है वो भी कई दफ़ा उसके साथ फिर ड्रैग हो जाते हैं। तो ऐसी स्टोरीज या उस करेक्टर की स्टोरी का एंड क्या होगा? ऐसे करेक्टर की स्टोरीज का एंड होगा इमोरलिटी होगी, इमोरलिटी होगी, इनसैनिटी होगी और डेथ। कुछ भी हो सकता है इन तीनों चीज़ों में, सिर्फ डेथ ही ट्रेजिडी नहीं होती, इनसैनिटी या इमोरलिटी भी आपकी जो होती है वो नेगेटिव आर्क का एंड होता है। तीसरी जो मैनिफेस्टेशन है नेगेटिव आर्क उसको हम कहते हैं करप्शन आर्क। तो कैरियर तो इसमें भी उससे होता है करेक्टर ट्रुथ को पहचान लेता है, उसको वो रिजेक्ट करता है, लेकिन वो लाई से चिपक जाता है। तो गॉड फादर क्लासिक नावल और क्लासिक फिल्म, मतलब अगर हॉलीवुड की कोई टॉप की 5 फिल्में क्लासिक आज तक उसकी 100 साल हिस्ट्री में निकाल ली हों तो गॉड फादर उसमें डेफिनेटली प्लेस होती है। तो ये इस आर्क पे वो बनी है। तो करेक्टर स्टार्ट करता है अपनी लाइफ को और वो ट्रुथ को देख लेता है, लेकिन लाई उसको उस ट्रुथ को एम्ब्रेस नहीं करने देता। जैसे पॉजिटिव आर्क में क्या होता है कि आपको वो ट्रुथ का जो बीज होता है, सीड होता है, वो आपको नज़र आ रहा होता है। इस केस में उल्टा है, इस केस में आपको लाई का सीड, ट्रुथ का सीड जो है वो नज़र आ रहा होता है, लेकिन आप उसको जो है देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, लेकिन आप खड़े किसके साथ रहते हैं? लाई के साथ। ये आर्क जो है अगर आप इन तीनों मैनिफेस्टेशन में देखें तो सबसे बेस्ट आर्क है, क्योंकि ये मूविंग है जैसे कि पॉजिटिव आर्क में होता है। यानी कि इसमें करेक्टर एटलीस्ट आप देखते हैं कि ज़्यादातर हम देखते हैं अच्छा इंसान हो सकता है, स्टार्ट यूँ ही करेगा वो, लेकिन वो अपनी इस खूबी को आहिस्ता आहिस्ता गिराता चला जाता है और डार्कनेस को एम्ब्रेस करता चला जाता है। तो वे तो हम देखते हैं करेक्टर जो लाइफ पर बिलीव कर रहा था उसकी क्या शक्लें नज़र आती हैं हमें। बिल्कुल पॉजिटिव आर्क की तरह नेगेटिव आर्क में भी व्यूअर्स करेक्टर जो है अपने उस लाइफ पर घूम रहा है जो कि उसके जिस पर वो बिलीव करके बैठा हुआ है, पॉजिटिव आर्क की तरह। और ये क्या है बेसिकली, यूजुअली ये लाइक क्या होता है? समथिंग वो लैक कर रहा होता है, वो किसी चीज़ की नीड में है, ठीक है ना, वो कोई वांट है जो मतलब उसको तंग कर रही है, तो वो लैक जो कर रहा होता है उसी पे वो बिलीव करके बैठा होता है, और जो कि मैंने आपको कहा कि यूजुअली मिसबिलीफ होता है। मिसाल के तौर पर वो ये बिलीव करता है कि बहुत ज़्यादा पैसे हो तो आप अपनी बड़ी खुशी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ये उसका एक बिलीफ है, लाई उसका बेसिकली एक लाई है जिस पे वो बिलीव करके बैठा हुआ है। तो नेगेटिव चेंज आर्क में अब ये कह सकते हैं कि करेक्टर ऑलरेडी कोई चीज़ पोजेस कर रहा है मगर वो उसको डी वैल्यू करता है। जैसे कि अगर उसके पास बहुत पैसे हैं, दौलत है, लेकिन वो उस दौलत को कोई ब्लेसिंग नहीं समझ रहा या उसका शुक्र अदा नहीं कर रहा, ठीक है, ऑलरेडी वो चीज़ पोजेस कर रहा है लेकिन उसके पास कोई कदर नहीं है। गोया उसकी ज़िंदगी में जो एक अच्छी चीज़ है जो को हम कहते हैं ना ग्रांटेड हो गई है उसको, यानी कि एक चीज़ उसकी पोजेशन में ऑलरेडी है तो टेक इट फॉर ग्रांटेड है, कुदरत की तरफ से मिल गई है, ठीक है, और उसके लिए उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो वो पोजेस ऑलरेडी कर रहा है। और इस पे मसला ये है कि वो उस चीज़ को सेक्रीफाइस करना चाहता है और उसके साथ साथ वो जो ट्रुथ
उस चीज़ के साथ जुड़ा होगा उसको भी वो ज़ाया करना चाह रहा है। क्योंकि क्यों, अगर आप इसको मिरर के तौर पर देखें तो वो लाई उसको, उस ट्रुथ को भगा रहा है। तो यहाँ पर वो कोई चीज़ अगर पोजेस करता है तो उसको वो खो देने को कोई बड़ी बात नहीं समझता, बल्कि उसको बिलीव करके बैठा होता है। और वो क्या बिलीफ होता है उसका, कि वो लाई के झूठे प्रॉमिस की तरफ भाग रहा होता है। द थिंग द कैरेक्टर वांट्स एंड द थिंग द कैरेक्टर नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक मोमेंट्स और उसका गोस्ट, ये वही है जैसे कि पॉजिटिव चेंज आर्क में हमने देखे हैं। इस नेगेटिव आर्क में सिर्फ जो गोस्ट है, जो उसके पास्ट वूंड्स हैं, वो ओवर द कोर्स ऑफ द स्टोरी उससे वो कैसे डील करता है, फ़र्क यहाँ पर आता है। और क्या होता है कि वो प्रे बन जाता है, उसका शिकार बन जाता है, ठीक है ना। जो पावर वो उस पर आ रही होती है इस सारी मैनिफेस्टेशन की, लिहाजा वो ओवरकम नहीं करता बल्कि खुद शिकार हो जाता है उस लाइक का। तो वो ग्रेट गैट्सबी के अगर एग्जांपल देखें तो उसमें अगर आप देखें तो ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है निक कैरावे, ये बेसिकली जो है इसका एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंड है, बड़ा रिच फ्रेंड है जे गैट्सबी, ठीक है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कैरावे ही है। तो वो उसकी स्टोरी इस तरह स्टार्ट होती है कि वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक एक कैरेक्टर है जो अपनी ज़िंदगी को कहीं ऊपर देखना चाह रहा है, और ये मिड वेस्ट से ताल्लुक़ रखता है। चूँकि मिड वेस्ट का जिक्र यहाँ पे करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये भी आपको इसके आगे समझ में आएगी। इसका जो लाई है ना बड़ा मज़ेदार है। वो ये कहता है कि ये जो रिच लोग होते हैं ना, ये जो रिच लोग होते हैं ना, ये जो बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, ये वैसे ही हैं जैसे वो दिखते हैं। और इसी वजह से हमारे एरिए के लोग जो कि मिड वेस्ट के हैं, उनको इनसे कुछ हासिल कर लेना चाहिए। इसका मतलब इसका वांट क्या है कि ये जो चीज़ें हमने अभी बताई हैं, दौलत की और खूबसूरती की, उनमें से इस चीज़ को वांट करना चाहिए। लेकिन इसकी जो नीड है वो क्या है, वो बेसिकली वो नीड है इसकी जो है वो उस ट्रुथ को जानना है, जो कि ओवर द कोर्स ऑफ स्टोरी देखेंगे कि इन खूबसूरत लोगों के पीछे, इन अमीर लोगों के शक्लों के पीछे, ज़ात के पीछे कौन कौन से घटियापन छुपे हुए हैं, कौन कौन से मसले छुपे हुए हैं। तो व्यूअर, इसका जो गोस्ट है वो ज़ाहिर बात है कि उसकी वो नेविटी है, यानी कि जैसे वो कुछ चीज़ लैक जो लोग कर रहे होते हैं, ठीक है ना, उतना नॉलेज आपका नहीं होता, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग उस बंदे की मिड वेस्ट में इसी ही माहौल में हुई है। तो वो उसके कुछ ज़ख्म हैं, कुछ वूंड्स हैं उसके ऐसे, जो वो अपनी पिछली ज़िंदगी में मिड वेस्ट में देखता हुआ आ रहा है। वुदरिंग हाइट्स में अगर आप देखें, हेथक्लिफ जो हमारा करैक्टर है वो अपनी लाइफ को स्टार्ट करता है, क्या उसकी लाइफ का उस टाइम सिनेरियो है। इसमें वो स्टार्ट करता है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल खुशी हासिल करनी है तो उसको दो काम करने पड़ेंगे, और वो ये है कि उसको अपनी अडॉप्टेड सिस्टर की भी पोजेशन पूरी चाहिए, और उसकी जो कैथी जो कि उसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है उसकी, और उसकी फ्रेंड भी है, उस पर भी पूरी पोजेशन उसको हासिल करना चाहिए। यहाँ से उसकी एक लाइफ का मकसद हमें नज़र आता है। चीज़ वो वांट क्या है उसका ज़ाहिर बात है, कैथी को वांट करता है, लेकिन थिंग ही नीड बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आप देखें वुदरिंग हाइट्स की खूबसूरत जो चीज़ है वो अगर आप देखें तो वो चाहता है कि कैथी उससे दूर चल जाए। क्यों? क्योंकि उनकी रिलेशनशिप इतनी डिस्ट्रक्टिव हो गई कि उसको उसका डर होता है। वांट उसकी क्या है, वो कैथी को हासिल करना चाहता है। नीड क्या है, उसको वो दूर करना चाहता है। तो ये खूबसूरत कैरेक्टर आर्क अगर आप देखें डेवलप हो रहा है। यही तो बात होती है कि जब अब राइटर बैठता है और वो सोचता है कि मैंने अपने आर्क्स को कितना इंटरेस्टिंग बनाना है। देखिए, हम जो लेक्चर्स देते हैं वो आपको सरफेस पे बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, लेकिन राइटर की अपनी इनर थिंकिंग होती है। अगर वो लॉजिकल हो तो वो कभी भी मार नहीं खाता। और उसका गोस्ट क्या है, उसका गोस्ट जो उसका बचपन है कि जिसमें वो एक यतीम रहा, और मेरा ख्याल में कि आई थिंक कि वो पैदा भी जो है नाजायज़ हुआ था, ठीक है ना। तो ये उसका एक जो ऐसा एक पास्ट है कि जिससे वो जान नहीं छुड़ा सकता। तो लिहाजा कैथी के अलावा हर एक ने उसको जिच किया, उसका बेड़ा गर्क किया, उससे इख्तलाफ किया, उसको तंग किया, उसको किसी काबिल ना समझा। तो करप्शन आर्क की अगर एग्जांपल देखें तो स्टार वार्स बड़ी जो है मशहूर आपकी बड़ी फेमस सीरीज़ हैं,
1, 2, 3 उनको आप देख सकते हैं। उसमें ये आर्क आपको बड़ा ही खूबसूरती से मिलेगा। और कहते हैं कुछ लोग कि अगर आपने इस आर्क को सही तरह समझना तो सिर्फ आप हॉलीवुड की ये 3 फिल्में जो हैं, ये जो सीरीज़ है, इसको आप देख लें तो आपका काम पूरा हो जाएगा। इतनी खूबसूरती से ये जो है इसको ड्रॉ किया गया है। इसमें जो हमारा करैक्टर एनाकिन वो स्टार्ट करता है अपनी लाइफ को एक ऑप्टिमिस्ट। ज़्यादातर लोग हमारी ज़िंदगी में ये बनना है, इस तरह हमारे इस करैक्टर का भी यही काम है। लेकिन इससे बढ़कर ये है कि वो दूसरों की ज़िंदगी में भी काइंडनेस देखना चाहता है, लाना चाहता है उनकी लाइफ में। यानी कि गोया वो खुद ऐसा होगा तो दूसरे होंगे। तो उसके ज़हन में एक तो वो ऑप्टिमिस्टिक है और दूसरा ये कि वो अपनी काइंडनेस को आगे लेकर जाना चाहता है, लोगों तक उस चीज़ को लेकर जाना चाहता है। लिहाजा उनकी ज़िंदगियों को वो अच्छा देखना चाहता है, बेहतर। उसके लिए वो चाहता है उसको भी कुछ करना पड़े तो वो करे। यहाँ से उसने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया। तो ट्रुथ जो ऑलरेडी वो मैंने आपको बताया कि इस केस में ट्रुथ आपको ऑलरेडी पता होता है। और वो ट्रुथ ये है, वो ये कहता है लव इज स्ट्रॉन्गर देन फिजिकल पावर। लेकिन लाई का सीड भी, बीज भी उसमें मौजूद है। और वो कहाँ से आ रहा है? उसके गोस्ट से आ रहा है। और गोस्ट में, उसके पास्ट में क्या मसला आ रहा था? उसमें वो एक स्लेव था, पावरलेस था। ठीक है ना? यहाँ पे वो पावर लेकर आना चाह रहा है और उसके गोस्ट से वो लाई जो उसके अंदर मौजूद है वो ये भी साथ है। तो ये आर्क में, नेगेटिव आर्क में ये चीज़ें कंट्रास्ट में चलती हैं। वो वांट क्या करता है? मोस्ट जो वांटिंग वो करता है वो अपनी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। यानी वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है और सेव करना चाहता है जो कि उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। मसलन यानी पहले उसकी माँ थी और फिर बाद में वाइफ, इनको वो बड़ी केयर करना चाहता है। ये वो लोग हैं जो उसके करीब तरीन हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो उसको योडा ये बताता है, जो कि दूसरा करैक्टर है, कि वो उसकी नीड क्या है। उसकी नीड ये है, ट्रेन योर सेल्फ टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग यू फियर टू लूज। हर वो चीज़ जिसको खो देने का तुम्हें खौफ है उसको तुम अपने जहन से जाने दो। तो व्यूअर्स, इनका नॉर्मल वर्ल्ड क्या होता है? तो नॉर्मल वर्ल्ड में अगेन हमने नेगेटिव आर्क को उसकी मैनिफेस्टेशंस में देखना है। डिसइल्यूजनमेंट आर्क में व्यूअर्स कैरेक्टर स्टार्ट ये करेगा कि उसको लाई में बड़ी खूबसूरती नज़र आ रही है, ग्लिटर नज़र आ रही है। तो यहाँ से उसका वो मतलब जो है बिगिनिंग है। ठीक है ना? ये उसका नॉर्मल वर्ल्ड है। तो ये ग्लिटर, ये ग्लैमर ऑफ लाई है क्या? ये फॉल्स प्रॉमिस ऑफ होप एंड सक्सेस है, जिसको ये बड़ा ग्लिटरली समझ रहा है और बड़ा अच्छा समझ रहा है। तो यही तो वजह है कि अब उसका जो लाई है उसको बड़ा खूबसूरत नजर आएगा। ये उसका नॉर्मल वर्ल्ड है, ये नॉर्मल वर्ल्ड बन गया। अब उसको जो भी उसके इवेंट्स आएंगे, जो भी लोग मिलेंगे, वो उसमें इतना डूब चुका है कि उसका नॉर्मल वर्ल्ड भी उसको अब ये जो लाई है जिसमें वो बिलीव करके बैठा हुआ है, वो उसका नॉर्मल वर्ल्ड उसको खूबसूरत नज़र आएगा। लेकिन मज़े की बात है कि इस पॉइंट पर वो क्यों ना इसको सही समझे, चूँकि उसने कभी और चीज़ सोची भी नहीं। उसी लाई को उसने देखा है और वही उसका नॉर्मल वर्ल्ड है। तो क्यों बाहर देखे वो किसी और चीज़ को? उसको उसमें मज़ा आ रहा है, उसमें वो जी रहा है, उसमें उसकी ज़िंदगी गुजरती आ रही है। फॉल आर्क में व्यूअर्स मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी लाई को एंट्रेंच करके बैठा होता है। तो यहाँ पर जो उसका नॉर्मल वर्ल्ड है, ये जो उसका लाई है, डेफिनेटली उसमें वो कंफर्टेबल है। और यहाँ पर जो उसका नॉर्मल वर्ल्ड है, यानी कि ये सरफेस पे अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन ये ऑर्डिनरी है। चूँकि वो उस लाई को एंट्रेंच करके बैठा हुआ, तो लिहाजा जो सरफेस पे कोई चीज़ नज़र आ रही है तो ऑर्डिनरी, लेकिन उसके वो काम की है। तो सरफेस पर उसको वो चीज़ बड़ी अच्छी नज़र आती है, लेकिन उसके अंदर क्रैक्स हैं, उस सरफेस के अंदर क्रैक्स हैं जिसको भी वो देख नहीं पा रहा। तो क्या अब अगर हम देखें तो वो कोई इतना अनकंफर्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में। मतलब उसको सरफेस पे नज़र तो आ रहा है, लेकिन ही इज़ नॉट मच अनकंफर्टेबल। यानी उसको कहीं कहीं पे शायद इशू तो नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो अनकंफर्टेबल नहीं है। और यही वजह है कि उसका नॉर्मल वर्ल्ड जो है उसको अनकंफर्टेबल नहीं नज़र आ रहा। गोया इस केस में उसका नॉर्मल वर्ल्ड क्या है? वो उस लाई का एक सिंबल बन गया है कि जिधर से वो एस्केप नहीं कर सकता। और करप्शन आर्क में हमें पता है व्यूअर्स के जो कैरेक्टर होता है वो कंपैरेटिवली एक अच्छे नॉर्मल वर्ल्ड से, वंडरफुल नॉर्मल वर्ल्ड से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर रहा है। और मैंने आपको कहा ऑलरेडी ये इसका जो नॉर्मल वर्ल्ड होता है ये ब्लेस्ड होता है विद द ट्रुथ। अगरचे कि उसके कोई ड्रॉबैक्स होंगे, लेकिन कैरेक्टर के लिए, उसकी हैप्पीनेस के लिए, उसके प्रॉस्पेरिटी के लिए ये उसका नॉर्मल वर्ल्ड बड़ी सेफ प्लेस है। तो ग्रेट गैट्सबी में जिसमें मैं व्यूअर्स बता रहा हूँ कि अगर आप उसके
नॉर्मल वर्ल्ड को देखें तो वो उसकी ग्लिम्स आपको उसकी बैक स्टोरी में नजर आएगी कि वो अपने मिड वेस्टर्न लाइफ में बड़ा बोरिंग उसका वो सारा नॉर्मल वर्ल्ड था। तो क्विकली जब वो इतना अच्छा नहीं था तो वो उसका नॉर्मल वर्ल्ड टूवर्ड्स लाई जो है वो चेंज हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, कि जिसमें वो किन चक्करों में पड़ गया, वेल्थ होनी चाहिए, उनके ग्लिटर में वो धुंधला गया, ठीक है ना। जब उसका नॉर्मल वर्ल्ड चेंज हुआ, ठीक है, वो नॉर्मल वर्ल्ड वही है लेकिन वो ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि आपका जो गोस्ट है वो ये है, और उसके बाद आपको वेल्थ में और इस चीज़ों में ग्लिटर नज़र आना शुरू हो गया। और ये चीज़ उसको कहाँ से नज़र आई, वही जो उसका कज़न था, दोस्त था, उसमें उसको वो सारी चीज़ें, वो वेल्थ और वो चीज़ें वहाँ से उसके सामने आई। वुदरिंग हाइट्स व्यूअर्स में अगर आप देखें, मैंने जो फॉल आर्क के एग्जांपल में नॉर्मल वर्ल्ड के दे रहा हूँ, तो वुदरिंग हाइट्स उस घर का, उस जो है जगह का नाम है, और ये इसकी सिंबलाइज करते हैं जब वो वेदर जो है वो बड़ा सख्त और संगीन होता है, वुदरिंग हाइट्स। और ये वो सारी थीम जो स्टोरी की है वो टर्बुलेंट जो एटमॉस्फेयर दिखाया जाता है वुदरिंग हाइट्स में, उसको सिंबलाइज करती है। एटमॉस्फेरिक जो टर्बुलेंस आ रही है उसमें, और अंदर जो लोगों की ज़िंदगी गुजर रही है, तो वो सारी चीज़ों का सिंबलाइजेशन। और इस तरीके से आप कहते हैं उसका ये नॉर्मल वर्ल्ड है। हेथक्लिफ जब एज अ बॉय अडॉप्ट किया गया तो वो इसी प्लेस पर उसको लेकर आया गया। ये एक उस तरह से बैरन प्लेस थी, ठीक है, कोई उस तरह की आबाद नहीं थी, यानी कि इस तरह के वहाँ पर उसके लिए एक बैरन प्लेस थी वो। क्यों? क्योंकि हर बंदा उससे, चाहे वो बॉस हो या उसका आगे नौकर हो, वो उसके साथ बुरा ही सलूक करता था, उसके लिए एक बैरन प्लेस थी ये। तो उसको एक्सेप्ट किसने किया? उसके यहाँ डूम्ड अडॉप्टेड फादर ने या फिर कैथी ने। तो इस नॉर्मल वर्ल्ड में उसको भाग देना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं भागता? कैथी की वजह से, क्योंकि कैथी का लव जो है उसको बचाए रखता। तो करप्शन आर्क एग्जाम्पल में जो नॉर्मल वर्ल्ड व्यूअर्स अगर आप देखें, एक्सटीरियरली अगर देखें, एनाकिन का जो नॉर्मल वर्ल्ड है वो बड़ा ग्रीडी है, लेकिन चूँकि उसके अंदर वो मैकेनिकल स्किल्स हैं तो इसलिए वो वर्ल्ड उसके साथ उसको अच्छा ट्रीट करेगा, वो वर्ल्ड उसको, चूँकि उसके अंदर कोई कैपेसिटी है उस वर्ल्ड में ज़िंदा रहने की, लिहाजा उससे और उसकी माँ से अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसी तरीके से वो एक दूसरे के मोहब्बत और प्यार में जो है वो उस वर्ल्ड में रहते चले जाते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमने नेगेटिव आर्क के मतलब कुछ चीज़ें बताएं, इसके बाद फिर वो करैक्टरिस्टिक मूवमेंट्स हैं, वो चीज़ें आप सारी पढ़ के आएँ। जो पॉजिटिव आर्क की उसको आपने नेगेटिव आर्क में भी देखना, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको पढ़ा भी दूंगा। लेकिन आज के लेक्चर के आज के लेक्चर के लिए व्यूअर्स हम इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में, और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि हम नेगेटिव आर्क को आगे मज़ीद पढ़ाएंगे या इसको फिर हम फिनिश करके अगले टॉपिक पे जाएं। थैंक यू वेरी मच।